मॉडिफाई किए थे ना, लास्ट क्लास में हम लोग ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से स्टार्ट किए थे और एम्पेयर्स लॉ को मॉडिफाई किए थे। क्योंकि एम्पेयर्स लॉ को क्यों मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब इस टर्म का यहाँ पे डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। तो इसका जब हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस साइड तो जीरो हो जाता है मैथमेटिकली, लेकिन ये वाला साइड जीरो नहीं होता है, बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट ऑलवेज जीरो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी माइनस ऑफ दिस, है ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन में कहीं पे कुछ, हाँ हाँ, चार्ज डेंसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आया है। तो ये वाला टर्म जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लॉ हम लोग का अधूरा है, इसमें कुछ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, वो मैक्सवेल ने खोज के निकाला था। तो उसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ही यूज़ किया था। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ये लॉ कैसे इनकम्प्लीट है कैपेसिटर के केस में। अगर हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। और कैपेसिटर में जस्ट यहाँ पे तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता है, यहाँ पे भी अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल लेंगे जस्ट प्लेट के जस्ट इस तरफ ही, तो भी हम लोग को सेम वैल्यू मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी होता है, इसका भी हम लोग वो निकाल सकते हैं, देखते हैं कि हम लोग को सेम वैल्यू मिलता है, जो ऊपर मिलता है वही सेम वैल्यू नीचे भी मिलता है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का फिजिकली कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ एक गड़बड़ी है इस लॉ में। तो यही गड़बड़ी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया था। इस केस में भी क्या होता है, हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो नहीं हो रहा है। क्यों डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो नहीं हो रहा है, हम लोग जब इसमें से करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे चार्ज पाइल अप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो चार्ज इस प्लेट में पाइल अप होता है। पाइल अप हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। तो डेल रो बाई डेल टी विथ टाइम इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो वायलेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग का कर्ल ऑफ बी इज ऑल्सो, इसका जब हम लोग ये करते हैं तो ये भी जीरो नहीं होता है। तो इसी को ठीक करने के लिए मैक्सवेल ने एक करंट का प्रपोजल दिया था कि एक और करंट होना चाहिए, कोई एक करंट जिसको हम लोग जे डी से डिनोट किए हैं। फिर इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डाल दिया, इक्वल टू जीरो। अगर ये एक्स्ट्रा करंट भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर ले तो ये डाइवर्जेंस लेस हो जाएगा। तो अगर ये डाइवर्जेंस लेस हो जाएगा करंट, तो हम लोग का ये वाला जो क्वांटिटी है यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है हम लोग का एक्चुअल, ये अगर हम लोग इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो हम लोग का ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये जीरो करने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा करंट को ऐड किया गया था, जिसको हम लोग जे डी से डिनोट किए। एक हो गया हम लोग का फैमिलियर करंट जे, और दूसरा हो गया हम लोग का दूसरा एक और करंट जे डी, जिसको हम लोग ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद कैसे ऐड कर रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ जे, डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा, ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उल्टे तरीके से जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी को जीरो करने के लिए डाइवर्जेंस ऑफ जे को जीरो कर दे रहे हैं। तो यही वाला चीज एम्पेयर ने किया, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू जीरो है। तो अब हम लोग को इसका फॉर्म पता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे का नॉर्मल जो डाइवर्जेंस ऑफ जे है, जो करंट डेंसिटी हम लोग जानते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग को पता है। अब रो का वैल्यू हम लोग गॉस लॉ से इसमें लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रो का वैल्यू गॉस लॉ से इसमें लगा देते हैं। तो हम लोग को ये जो हम लोग का एक प्रपोज्ड करंट है जे डी, जो हम लोग का मिसिंग करंट है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में कुछ एक मिसिंग है, जिसके चलते हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ भी जीरो नहीं होता है। तो वही मिसिंग क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि वो मिसिंग क्वांटिटी हम लोग का जे डी। तो इसमें हम लोग का मिसिंग क्वांटिटी क्या है, जे डी है, ठीक है। तो ये मिसिंग क्वांटिटी हम लोग इवेल्युएट करना चाह रहे हैं कि कितना है हम लोग का मिसिंग क्वांटिटी। तो वो इवेल्युएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका डाइवर्जेंस ऑफ
जे प्लस जे डी जो मिसिंग क्वांटिटी है ये टोटल इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हैं, गॉस लॉ यूज करते हैं, वो दोनों यूज करके हम लोग को ये वैल्यू मिलता है। अब यहाँ पे ये डाइवर्जेंस ऑफ जे डी हो गया, ये डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी हो गया। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जे डी इक्वल टू दिस मच, ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट इस केस में। और ये वाला वैल्यू जब हम लोग उसमें डाल देंगे इक्वेशन में तो हम लोग का ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे जब हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे और इसका भी फिर डाइवर्जेंस लेंगे, अब इस जे में जे डी भी है तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, इसको यहाँ पे जीरो कर दिए, ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का ये जो मैथमेटिकल एनोमली था, जो हम लोग का मैथमेटिकली दिक्कत कर रहा था, वो सॉल्व हो गया। तो ये वाला जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो क्वांटिटी इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था एम्पेयर्स लॉ में, उसको कंप्लीट करने के लिए। एम्पेयर्स लॉ इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में ये कैसे होल्ड करता है। तो सपोज हम लोग के पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, परमिटिविटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज वी बाई डी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो प्लेट के बीच में बाई डिस्टेंस। और इस केस में पोटेंशियल कैसे दिया जाता है फॉर कैपेसिटर, इसका एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल का V इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू क्यू, है ना, यहाँ पे कैपिटल क्यू लिए, कैपेसिटेंस इंटू दिस। और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है एरिया और डिस्टेंस के टर्म में, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये होता है ओ चार्ज ऑन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये होता है एक्सप्रेशन, ये गलत हुआ। तो ये है हम लोग का एक्सप्रेशन कैपेसिटर के केस में, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज मिलेगा। तो ये है हम लोग का कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू हम लोग को इसमें डाल देना है। वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यू बाई सी करना पड़ेगा। तो क्यू बाई सी करोगे तो यहाँ पे आएगा क्यू ये रहा कैपिटल क्यू ऊपर चला गया, बाई सी करेंगे तो ये ए एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा और डी ऊपर चला जाएगा, तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो हम लोग के पास ये वाला वैल्यू बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं। टाइम डेरिवेटिव निकालना मतलब डी बाई डी टी। तो ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और चार्ज इसमें चेंज होते रहता है। तो ये हम लोग का वैल्यू होगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू करेंट, ये हो गया हम लोग का करेंट। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर के केस में, जहाँ पे हम लोग का कैपेसिटर है उस जगह पे बी डॉट डी एल का हम लोग का क्या वैल्यू होता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो इस जगह पे हम लोग का क्या होता है, ये फिजिकल करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गया। और इस तरफ हम लोग को क्या लगाना है, डिस्प्लेसमेंट करंट का वो कैलकुलेशन करना है ना, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी डॉट डीएल का हम लोग लाइन एक लूप में वो निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये एरिया पे होगा, यहाँ पे भी ये एरिया पे होगा। और अगर लाइन इंटीग्रल, इसको लाइन इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ बी डॉट डी।
तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं और स्टोक्स थ्योरम लगा के इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस थिंग इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स चार्ज इनक्लूज, और ये सेकंड वाले में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या इंटीग्रेशन होगा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन होगा इन डी। तो यही वाला इंटीग्रेशन आ गया हम लोग का डी बाई डी टी इंटू डी ए। अब ये डी बाई डी टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए, ये वैल्यू है। तो इसमें हम लोग का करंट कांस्टेंट है तो हम लोग इसको करंट को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसमें कर रहे हैं, एरिया पे कर रहे हैं। एरिया के साथ करंट का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग एक बार बाहर निकाल दिए और यहाँ पे हम लोग का एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन बचा है। तो ये एरिया कौन सा एरिया पे इंटीग्रेशन करना है, ये जो हम लोग का कैपेसिटर का एरिया इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा इसका वैल्यू। तो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, म्यू जीरो टाइम्स आई। ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्टली हम लोग का प्रीवियस फॉर्म, ये म्यू जीरो टाइम्स जे कैपेसिटर के बीच में। तो ये प्रूव करता है कि हम लोग जो एजम्पशन लिए हैं वो करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ समझ में है कैपेसिटर के केस में कैसे हो रहा है। क्या समझ में आया, फॉलो अप कर पा रहे हो, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक और चीज़ है। जैसे हम लोग का क्या है, कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि चार्ज हम लोग का कंजर्व रहेगा, है ना। कंजर्वेशन लॉ पता है ना चार्ज का, ये तो पढ़े होगे 10th में कि चार्ज हम लोग का कंजर्व रहता है। अगर हम लोग के पास प्लस क्यू चार्ज है और अगर हम लोग 6 साल बाद आते हैं तो भी हम लोग को प्लस क्यू चार्ज मिलेगा, यहाँ पे ये गायब नहीं होती। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक बॉक्स के अंदर एक चार्ज क्यू को रखें, ठीक है, और ये चार्ज यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है अपने आप, यहाँ से वैनिश हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है कहीं और। सपोज तुम अर्थ में इस चार्ज को लॉक करके रखे हो, अचानक से ये चार्ज तुम्हारा मून में चला गया, यहाँ पे वैनिश हो गया और मून पे अपीयर हो गया, तो भी हम लोग का क्या है, चार्ज कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है अभी भी। ये अर्थ पे था, ये मून पे था, है ना, फिर भी हम लोग का चार्ज कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है। चार्ज कंजर्वेशन तो हम लोग का वायलेट नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कभी हम लोग के साथ कि कहीं पे हम लोग को एक चार्ज रखे हैं, चार्ज वैनिश हो गया और अचानक से चांद पे निकल आया या फिर जुपिटर में आ गया, ऐसा कोई भी फिनोमिनन कभी नहीं होता है। ये वाला फिनोमिनन भी हम लोग का चार्ज को कंजर्व कर रहा है, ठीक है, यूनिवर्स में, लेकिन ऐसा फिनोमिनन नहीं होता है। तो नॉर्मली क्या फिनोमिनन होता है, अगर ये चार्ज यहाँ से वैनिश हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज सरफेस से बाहर निकल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये कैसे बाहर निकलेगा तो वो हम लोग को इस इक्वेशन से पता चलता है। ये हो गया हम लोग का वो इक्वेशन कि अगर कहीं से चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी हो गया यहाँ पे, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लाएंगे तो चार्ज, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का करंट। यहाँ पे करंट डेंसिटी है, फिर करंट हो जाएगा। तो कोई भी एक जगह से हम लोग का अगर चार्ज वैनिश हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां से एक करंट बाहर निकल जा रहा है, चार्ज बाहर निकल जा रहा है। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये हम लोग को क्या बोलता है कि लोकली चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, ये हम लोग को बताता है कि चार्ज कंजर्वेशन कैसे होगा, इस इक्वेशन को फॉलो करके होता है कि चार्ज वैनिश नहीं कर सकता है। अगर कहीं पे चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, वही चार्ज बाहर निकल जा रहा है वहां से। कहीं पे चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग का प्लस क्यू की जगह 2Q हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं से बाहर से चार्ज आया है। ये डाइवर्जेंस ऑफ जे वो क्वांटिटी बताता है हम लोग को कि कितना चार्ज बाहर से यहाँ पे अंदर घुसा है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो भी हम लोग इस इक्वेशन को इनकाउंटर करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म पे। उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई एक वॉल्यूम में अगर हम लोग के पास रेडिएशन है तो वो या तो बाहर निकल सकता है या यहाँ पे चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन कर सकता है। तो इसी को हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर। तो ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस।
चार्ज कहीं से वैनिश नहीं हो सकता, अचानक से वैनिश होकर मून में नहीं आ सकता, ये हमेशा करंट के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा, ये अचानक से वैनिश नहीं हो सकता, यही इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है। तो ये हो गया, ये कैपेसिटर के केस में आ सकता है एग्जांपल, तो दैट मैक्सवेल इक्वेशन होल्ड्स फॉर अ कैपेसिटर, तो ये वाला डेरिवेशन करोगे। तो अब हम लोग का मैक्सवेल इक्वेशन फॉर वैक्यूम हो गया ये वाला, ये चार इक्वेशन हो गया हम लोग का मैक्सवेल इक्वेशन फॉर वैक्यूम। डाइवर्जेंस ऑफ ई, यहाँ पे ये सारा वेक्टर है, ठीक है, डाइवर्जेंस जब भी है तो ये सब वेक्टर फॉर्म में, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू दिस, ये हो गया हम लोग का गॉस लॉ, ये हो गया हम लोग का गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये हो गया हम लोग का कौन सा लॉ है, ये वाला, ये वाला कौन सा लॉ है, कोई बताओ। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या किसी को नहीं पता है क्या? अभिषेक तुम बताओ। अभिषेक बताओ ये वाला कौन सा लॉ है? थोड़े दिन आगे तो किए ये वाला लॉ, ये फैराडेज लॉ है डिफरेंशियल फॉर्म में। ये डेल फाई बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये वाला लॉ ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये हो गया हम लोग का फैराडेज लॉ। और ये वाला जो है ये एम्पियर्स लॉ नहीं है, ये मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ हो गया सिर्फ यहाँ तक जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है हम लोग का, और जैसे ही हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं इसमें, तो ये हो जाता है हम लोग का मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या फिर मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। तो अब इस इक्वेशन का हम लोग डाइवर्जेंस अगर लेंगे तो हम लोग इसमें से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी निकाल सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस दिया गया है, यहाँ पे इस इक्वेशन का 4 नंबर इक्वेशन का डाइवर्जेंस नहीं है, तो यहाँ पे आ गया, ये वाला हो जाएगा हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ जे, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई। अब ये वाला क्वांटिटी दिस इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये वाला हो गया हम लोग का चार्ज डेंसिटी रो, ये हो गया रो। तो यहाँ पे म्यू जीरो को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब देखो हम लोग का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इस इक्वेशन में आ गया, तो ये हम लोग को बताता है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये हम लोग को ये भी बताता है कि चार्ज अचानक से वैनिश नहीं हो सकता कहीं से, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी में इनबिल्ट है। तो हम लोग के पास ये 4 इक्वेशन है, इसके साथ बस एक और इक्वेशन चाहिए, ये वाला इक्वेशन, लॉरेंट्ज इक्वेशन। बी क्रॉस बी, ये दो इक्वेशन को कंबाइन कर दोगे, मैक्सवेल फोर इक्वेशन और लॉरेंट्ज इक्वेशन को कंबाइन कर दोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओ, ठीक है। इससे हम लोग सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जितना भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम हम लोग ये 4 इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बोलो। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। एक क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, उसमें फील्ड को क्वांटाइज किया जाता है। तो तुम लोग का जो बुक है, ग्रिफिथ का बुक है, उसमें लिखा हुआ है देखो, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। एक और होता है क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, उसमें क्वांटम से डील किया जाता है, इसमें फील्ड को क्वांटाइज किया कर दिया जाता है। तो जैसे हम लोग का आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये चारों इक्वेशन ले लोगे ना मैक्सवेल का और ये वाला इक्वेशन, तब भी तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग सा चाहिए। उसमें क्या पता चलता है कि उसमें हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी कैरी होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है बट क्वांटाइज्ड होता है। जब तक वो लेके नहीं आओगे आइडिया तब तक तुम उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसमें जो पार्टिकल नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर इसमें कहीं पे भी इनबिल्ट नहीं है, ये सारा वेव नेचर है। हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, इसमें से हम लोग वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव बन के और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेव बन के वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है। तो इसमें से हम लोग का वेव इक्वेशन निकल गया। ये सारा हो गया हम लोग का क्लासिकल केस। और जो एडवांस केस है वो क्वांटम केस, उससे हम लोग अभी डील नहीं करेंगे, शायद तुम लोग का सिलेबस में आगे रहे तो उससे उस टाइम डील करेंगे। जैसे प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला है, ठीक है, प्लैंक ने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था। बेसिकली ये एक ब्लैक बॉक्स था और इसका रेडिएशन स्टडी किए थे, बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया था इसका रेडिएशन, और उसका रेडिएशन प्रोफाइल ऐसा आया था। यहाँ पे अगर इंटेंसिटी ले लोगे, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई लोगे और यहाँ पे वेवलेंथ लोगे तो इसका इंटेंसिटी कुछ इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, रेडिएशन का इंटेंसिटी इस ब्लैक बॉक्स से जो रेडिएशन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इसका टेम्परेचर जैसे जैसे एक टेम्परेचर पे रखोगे और इसमें से रेडिएशन बाहर निकलेगा। होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टोव को जब स्टोव के ऊपर अगर कोई एक बॉक्स रख दें और उसको अगर हीट करते रहे तो क्या होगा, अंदर से लाल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें से विजिबल लाइट निकल के आ रहा है थोड़ी देर बाद। और थोड़ा ज़्यादा हीट करोगे तो ब्लू कलर का लाइट निकल के आएगा। स्टार्टिंग में रेड आएगा और फिर ब्लू कलर का आएगा। मतलब क्या है, वेवलेंथ हम लोग का कम हो जा रहा है। ब्लू का वेवलेंथ कम है कंपेरेटिवली। तो ये वाला फिनोमिनन इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये वाला इक्वेशन अगर इसमें लगाओगे तो इस टाइप का कुछ एक प्रॉब्लम आता है, ये इस तरह से ऊपर चला जाता है, डाइवर्स कर जाता है पूरा। ठीक है, ये ऐसे करके एकदम इनफाइनाइट हो जाता है। शॉर्ट वेवलेंथ में जब जाओगे तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसा केस हम लोग के साथ होता नहीं है। तो इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटाइजेशन लेके आना पड़ता है। तो ये सब अलग चीज़ है, ये सब बाद में करोगे कभी अगर दरकार पड़ा तो। और कोई क्वेश्चन? तो अब हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, करता ही है। करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, करंट तो चार्ज पार्टिकल का फ्लो है ना। हाँ, तो चार्ज पार्टिकल तो कोई एक चीज से फ्लो करेगा। वैक्यूम में भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल उससे फ्लो कर रहा है तो वो वैक्यूम नहीं रहा ना, वहां पे तो पार्टिकल है। तो हम लोग का वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। तो वैक्यूम में हम लोग का ये दो चीज एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक चार्ज को पकड़ के ऑक्सीलेट करवाते हैं, ऊपर नीचे करवाते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ये ऑक्सीलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह से ऑक्सीलेट कराओगे उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। और इसका इस तरह का प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसवर्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड होगा। वैक्यूम के केस में एकदम फेज में रहेगा एक दूसरे के। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम होगा। ये किस लिए हो रहा है, ये मैक्सवेल इक्वेशन के चलते हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये इस तरह से ट्रांसवर्सली इसमें से फ्लो करता है। और कोई क्वेश्चन?
कौन, ये सारा क्वेश्चन कौन कर रहा था? सुजीत कर रहा था ना। सुजीत, और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन? तो अब हम लोग को क्या करना है, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डाइइलेक्ट्रिक निकालना है, ठीक है। अब एक डाइइलेक्ट्रिक के केस में हम लोग का मैक्सवेल इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होता है वो चीज निकालना है। तो डाइइलेक्ट्रिक में क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हो सकता है। अब अगर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन है तो उसमें हम लोग का एक चार्ज डेंसिटी आएगा, जिसको हम लोग बॉन्ड चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये बॉन्ड चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आगे डाइइलेक्ट्रिक के केस में। और अगर हम लोग का डाइइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक है तो उसमें एक बॉन्ड करंट भी आएगा, बॉन्ड करंट जे भी आएगा, जो इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। यहाँ पे ये वाला स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये भी वेक्टर है, तो जे बी का एक डायरेक्शन होगा, दिस इज वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ठीक है। तो अगर कोई एक वो हम लोग का डाइइलेक्ट्रिक अगर हल्का सा मैग्नेटिक है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है तो उसमें एक बॉन्ड करंट रहेगा, तो ये बॉन्ड करंट हो गया हम लोग का जे बी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को भी हम लोग को इस इक्वेशन में कंसीडर करना पड़ेगा। जो हम लोग का ये मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम है, इसमें इस सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। इसको छोड़ के भी हम लोग के पास एक और क्या करंट हो सकता है, एक पोलराइजेशन करंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग के पास एक कैपेसिटर है और बीच में डाइइलेक्ट्रिक है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का ये सरफेस करंट आएगा उसमें, माने सरफेस चार्ज आएगा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर ये हम लोग का नेगेटिव पोटेंशियल में, ये पॉजिटिव पोटेंशियल में। अब अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, ये प्लस कभी यहाँ पे चला जाएगा और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चेंज होते रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो ये वाला करंट हम लोग को कैसे मिलेगा, तो दिस करंट, सरफेस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू पोलराइजेशन। तो ये वाला करंट अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो इसका हम लोग को चार्ज डेंसिटी का सिर्फ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो ये वाला कर देंगे तो हम लोग को ये करंट मिल जाएगा। चार्ज डेंसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी इज करंट डेंसिटी, तो दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो जेपी है ये हम लोग का पोलराइजेशन करंट डेंसिटी है, और इसका बॉन्ड करंट डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो करंट डेंसिटी है ये ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन है, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है। ये जो करंट आया है ये पोलराइजेशन के चलते आया है। तो अगर हम लोग का कोई मटेरियल का पोलराइजेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उसमें भी एक करंट जनरेट होगा। यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा था, इस कैपेसिटर में अगर हम लोग एसी फील्ड लगाते हैं तो हम लोग का क्या होता है, सरफेस करंट कंटिन्यूअसली चेंज होगा। यहाँ पे अगर माइनस है प्लस है, तो ये अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पे करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो ये वाला करंट इस वैल्यू से मिलेगा। तो अभी इस पोलराइजेशन करंट का हम लोग डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोग का इसका डाइवर्जेंस। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी, ये पी हो गया पोलराइजेशन, ये वाला पोलराइजेशन। फिर इसमें से हम लोग ये टाइम डेरिवेटिव वो बाहर निकाल देते हैं, और ये हो गया हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ पी। डाइवर्जेंस ऑफ पी हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू डाल सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ पी इज इक्वल टू दिस। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो है ये सिग्मा है, यहाँ पे ये रो है, ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इसका बॉन्ड चार्ज। तो ये बॉन्ड चार्ज के टर्म्स में हम लोग को डाइवर्जेंस ऑफ
पोलराइजेशन करंट मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग के पास ये सारा एक्सप्रेशन है, तो हम लोग अब मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग ये जो हम लोग का गॉस थ्योरम में चार्ज डेंसिटी था, उसको हम लोग लिख सकते हैं एस फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस बॉन्ड चार्ज डेंसिटी। बॉन्ड चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये वाला एक्सप्रेशन से मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का टोटल चार्ज डाइलेक्ट्रिक में। वैसे ही टोटल करंट डेंसिटी, टोटल करंट डेंसिटी क्या होगा, 3 करंट का कंट्रीब्यूशन होगा, एक फ्री करंट होगा, एक बॉन्ड करंट होगा और एक पोलराइजेशन करंट होगा। पोलराइजेशन करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मेजर किए, तो ये वाला इसमें डाल दिए। ये हो गया हम लोग का इसका एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसमें मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ये वाला चार्ज, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स जे, और जे का वैल्यू हो गया हम लोग का ये वाला। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल दिए, और ये जो मैक्सवेल का मॉडिफाइड टर्म है वो वाला। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये वाला जो क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये वाला इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये वाला हम लोग डाइलेक्ट्रिक के केस में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे भी इस इक्वेशन को हम लोग फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कर्ल ऑफ एम जो है इसको हम लोग इस साइड ला सकते हैं। म्यू 0 को यहाँ पे नीचे लिया है और कर्ल ऑफ एम को इधर लिया है। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, म्यू 0 को ऑलरेडी नीचे लिया है, जे एफ बचेगा प्लस दिस वैल्यू और ये वाला वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है इसको अंदर डाल दिए इंटू ई प्लस टी, ये वाला वैल्यू, दिस इज इक्वल टू आवर डी। और ये वाला जो क्वांटिटी है ये हम लोग मैग्नेटिज्म में डिफाइन किए थे, दिस इज इक्वल टू एच। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और बाकी दोनों इक्वेशन वैलिड ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ये हो गया हम लोग का फैराडेज लॉ, ये स्टिल वैलिड है, और ये हो गया गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। कोई फ्री चार्ज नहीं होता तो ये भी वैलिड रहेगा। तो ये जो 4 इक्वेशन हो गया अब हम लोग का, ये हो गया मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक, और इसमें ये सारा इक्वेशन होल्ड करता है। नीचे वाला जो ये 6 इक्वेशन है ये सब होल्ड करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं। ये दोनों इक्वेशन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तीनों इक्वेशन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाले थे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाले थे, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में निकाले। तो अब हम लोग का ये हो गया 4 मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो ये वाला कुछ भी नहीं है, ये सब जो हम लोग आगे कर चुके हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे वापस कर रहे हैं, सबको एक बार रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करके यहाँ पे ये चारों इक्वेशन निकाले हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ को लेके कोई डाउट? फॉलो अप कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? संजीव फॉलो अप कर पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा। अभिषेक फॉलो अप कर पा रहे हो? सॉल्व नहीं, फॉलो अप कर पा रहे हो उसको, यहाँ पे जो इक्वेशन सब डिस्क्राइब कर रहा हो। तो इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर इसको एक बार फिर स्किप करेंगे इस पोर्शन को। हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है वो सीख लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही निकालेंगे इसको। ये वाला जो है, ये वाला मैं बोल रहा था, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई एक वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है तो वो किस तरह से बिहेव करता है उस वॉल्यूम में, वो वाला चीज़ हम लोग को इस एक्सप्रेशन से मिलता है। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ये हम लोग को फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पे। और इसी केस में अगर वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये हम लोग का बन जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एनर्जी। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, एक वैक्यूम है, तो वो ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा कि चार्ज डेंसिटी, अगर कहीं पे चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी है ये, यू जो हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है। तो अगर कोई एक वॉल्यूम से हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर निकल रहा है। जैसे चार्ज के केस में होता है, अगर चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो करंट निकलता है ना बाहर, वैसे ही अगर हम लोग का कोई एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो वेक्टर है डाइवर्जेंस ऑफ एस, ये एस को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, ये एस जो है यही हम लोग का पॉइंटिंग वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर ही वो अमाउंट है जिसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो उतना ही एनर्जी इस वॉल्यूम से कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अगर कोई बॉक्स में कम हो रहा है तो ये पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये वाला चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये वाला चीज हम लोग इसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग वेव इक्वेशन करेंगे, वेव इक्वेशन निकालेंगे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिखाएंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेव इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, वेव इक्वेशन क्या है, ये स्टैंडिंग, ये हो गया हम लोग का वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो है ये डिस्टर्बेंस है, साई इज आवर डिस्टर्बेंस। इसका लैप्लासियन इज इक्वल टू 1 बाई वेलोसिटी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेव इक्वेशन कभी देखे हो कहीं पे? इससे आगे 10-12 में कहीं पे वेव इक्वेशन सॉल्व किए हो? साइनोसॉइडल वेव का कैसा वेव इक्वेशन होता है, ये सब कभी आया था तुम लोग के कोई भी इसमें? इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन था 10-12 में, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन था क्या तुम लोग का? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। तो उस टाइम में वेव्स के बारे में कुछ सिखाया गया था? उस टाइम में वेव्स के बारे में कुछ सिखाया गया था? तो आज थोड़ा सा वेव के बारे में पढ़ना, ठीक है, वेव इक्वेशन कैसा होता है ये सब थोड़ा सा स्टडी करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका वेव इक्वेशन निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, हाँ मंडे को होगा, कॉलेज में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। और किसी को कुछ पूछना है?